नमस्कार विद्यार्थियों, ज्योग्राफी गैलेक्सी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। तो आइए हम कर रहे हैं ज्योग्राफी में अभी जो रीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग राजस्थान ज्योग्राफी, जिसमें हमारे अभी चल रहा है राजस्थान के भौतिक विभाग। ठीक है, जिसमें से आज हम उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग, जो कि नंबर 1 पर एक पार्ट है भौतिक प्रदेश का राजस्थान में, उसके क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आइए, फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, यह मरुस्थल किस मरुस्थल का विस्तृत भाग है। 4 ऑप्शन है, ये क्वेश्चन आया हुआ है पीछे की एग्जाम में, ध्यान देना। बात हो रही है उत्तरी पश्चिमी राजस्थान ये मरुस्थल की। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि यह मरुस्थल किस मरुस्थल का विस्तृत भाग है। 4 ऑप्शन है, आपको इनमें से एक को छांटना है। अटाकामा मरुस्थल, गिब्सन मरुस्थल, पैटागोनिया मरुस्थल या फिर ग्रेट पैलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल। ठीक है, इन चारों में से अपना जो थार मरुस्थल है वो डी जो ऑप्शन है इसका ग्रेट पैलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल का पार्ट है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, थार मरुस्थल का ढलान किस दिशा में है। ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चन हमने पिछले लेक्चर में कर लिए। आप यहाँ नए हों तो पिछले लेक्चर्स इसके ज़रूर देखिएगा, तब आपको अच्छे से समझ आ पाएगा। और मेरी थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, मेरा निवेदन है आप सभी से कि अभी तक आपने अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन जो दूसरा है वो है कि थार मरुस्थल का ढलान किस दिशा में है। ठीक है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। ठीक है, जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट से नहीं है उनको थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज होता है, बट कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। एक बार आप राजस्थान के मैप को इस प्रकार देखिए, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। आप जानते हो कि राजस्थान में अरावली पर्वतमाला के जो पश्चिम का पार्ट है वो मरुस्थल है। ठीक है, वो क्या है, मरुस्थल है। अब इसका ढलान पूछा है हमें, तो यहाँ बात हो रही है कि क्या पहला ऑप्शन क्या है कि उत्तर पश्चिम से, यानी उत्तर ये और पश्चिम ये, तो क्या उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व है, क्या अपने मरुस्थल का ढलान इस तरफ है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है कि उत्तर पूर्व से, यानी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, क्या मरुस्थल का ढलान इस तरह है, या फिर दक्षिण पश्चिम से, यानी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। तो आप देखिएगा, आप नदियों को ध्यान में रखिएगा कि कहाँ से नदी निकलकर किस दिशा में बहती है और किस महासागर में मिल रही है। ठीक है, अपने यहाँ से जो मुख्य नदी है मरुस्थल की, लूनी नदी, जो अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है, लूनी नदी, वो किस प्रकार बहती है, ये बहते हुए मतलब उत्तर पूर्व से बहते हुए ये दक्षिण पश्चिम की ओर जाकर ये अरब सागर में मिलती है। ठीक है, तो इसका ढलान नदी के अकॉर्डिंग होता है। नदियों को ध्यान में रखिएगा, आप ढलान अपने आप पहचान लेंगे। तो जो बी ऑप्शन है अपना, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम है, वो ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रेतीला शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल, ठीक है, को 2 भागों में बांटने वाली वर्षा रेखा कौन सी है। ठीक है, तो आपको पता ही है कि मरुस्थल को बाकी जो राजस्थान है उससे अलग करने वाली जो वर्षा रेखा है वो 50 सेंटीमीटर है। लेकिन फिर भी राजस्थान का जो मरुस्थल है उसको भी 2 पार्टों में बांटा गया है। कौन सा, एक तो रेतीला शुष्क मरुस्थल और दूसरा अर्ध शुष्क मरुस्थल। ठीक है, तो जो मरुस्थल है उसके 2 पार्ट किए गए हैं, ये अत्यधिक शुष्क है। ठीक है, और जो पूर्व का है वो अर्ध शुष्क है, अर्ध शुष्क है। यहाँ पर आपको जो वर्षा लाइन मिलेगी इनको विभाजित करने वाली, वो मिलेगी 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 25 सेंटीमीटर। ध्यान रखना, मरुस्थल को 2 भागों में, शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल में बांटने वाली जो वर्षा रेखा है वो होगी 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रेतीला शुष्क मरुस्थल की विशेषता है।
अब हमें रेतीला शुष्क मरुस्थल यानी जो ज़्यादा शुष्क है, पश्चिम वाला जो मरुस्थल है, उसकी कुछ विशेषताएं दी है, उनमें से आपको छांटनी है। तो ए ऑप्शन है कि इसके 2 उपविभाग हैं। कौन कौन से? एक तो बालुका स्तूप युक्त मरुस्थलीय प्रदेश और दूसरा बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश। जो रेतीला शुष्क मरुस्थल है उसके 2 पार्ट किए गए हैं। किसमें? एक तो बालुका स्तूप युक्त मरुस्थल प्रदेश, दूसरा बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश। ठीक है, 2 पार्ट हो गए इसके। नेक्स्ट, यहाँ की औसत वर्षा 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, बात हो रही है जो अधिक शुष्क है, जो रेतीला शुष्क मरुस्थल है उसकी बात हो रही है। यहाँ की औसत वर्षा 20 सेंटीमीटर ही है। पहला जो ऑप्शन है वो भी ठीक है। थर्ड है कि इसका अधिकांश क्षेत्र बालुका स्तूपों से आच्छादित है। हाँ, इसका जो 60% क्षेत्र है, कुल मरुस्थल का जो 60% जो एरिया है वो बालुका स्तूपों से आच्छादित है। और बात करें हम रेतीला शुष्क मरुस्थल की तो इसका अधिकतर जो एरिया है वो बालुका स्तूपों से आच्छादित है। ठीक है, तो इसमें डी जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक बालुका स्तूप का प्रकार नहीं है? ठीक है, आपको नहीं इसमें छांटना है। तो बरखान, तारा, नेटवर्क और टोबा, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। बरखान भी एक टीले का प्रकार है, बालुका स्तूप यानी अपने यहाँ टीला जिसको बोला जाता है। तारा टीले का प्रकार है, नेटवर्क टीले का प्रकार है और जो टोबा है ये आप जानते होंगे या फिर ध्यान रखना, टोबा है एक जल संरक्षण की विधि, जल संरक्षण करने का एक तरीका, एक मतलब जो जैसे कि टांका वगैरह होता है वैसे ही एक टोबा भी होता है जिससे जल को संरक्षित किया जाता है। ठीक है, और ये अपने जो बालुका स्तूप हो ही गए। इसमें तारा बालुका स्तूप आ गया, एक पैराबोलिक बालुका स्तूप भी आता है, एक अनुप्रस्थ बालुका स्तूप आता है। ठीक है, एक पवनानुवर्ती बालुका स्तूप आता है, जबकि टोबा जो है वो नहीं होगा, ये गलत है। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन ठीक होगा। अगला क्वेश्चन है कि ओकल वुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है? ठीक है, आपको जगह पूछी है। तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिएगा कि ये जो फॉसिल पार्क है ये मरु उद्यान में है। ठीक है, जो कि कहाँ है? मरु उद्यान जैसलमेर और बाड़मेर दोनों में विस्तृत है। और ओकलवुड फॉसिल पार्क है जो जैसलमेर में है। ठीक है, इसमें सी ऑप्शन है वो ठीक होगा। अब क्वेश्चन आता है कि जैसलमेर का लाठी सीरीज क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, क्या विशेषता है इसकी? क्या ये राजस्थान का अत्यधिक शुष्क स्थान है, या यहाँ कोई जीवाश्म मिले हैं हमें, या फिर मीठे पानी की कोई जल पट्टी मिली है, या फिर खारे पानी की जल पट्टी मिली है? तो ध्यान रखना, सी ऑप्शन, यहाँ इस रेगिस्तान में जहाँ संभावना भी करना मुश्किल है वहाँ मीठे पानी की एक जल पट्टी मिली है जैसलमेर में, उसको बोलते हैं लाठी सीरेंज क्षेत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बाड़मेर व जैसलमेर क्षेत्र में तेल एवं गैस के व्यापक भंडार होने का कारण क्या माना जाता है? ठीक है, कारण पूछा है हमें, तो ऑप्शन पर आइए। पहला जो ऑप्शन है वो है कि चतुर्थ कल्प की चट्टान का होना। क्या यहाँ जो पृथ्वी के भूगर्भ में चतुर्थ कल्प की चट्टान है इसलिए यहाँ तेल और गैस मिले हैं? टर्सरी काल की चट्टान है इसलिए, क्रिटेशियस या फिर जूरेसिक काल की? तो ध्यान रखना, जो तेल और गैस की यहाँ उपलब्धता हुई है वो टर्सरी काल की चट्टान होने को इसका कारण माना जाता है। अगला क्वेश्चन, रन किसे कहते हैं? रन क्या है? बहुत बार क्वेश्चन आया है, ध्यान रखना। तो रन जो है वो एक जल संग्रहण का साधन नहीं है, शुष्क मरुस्थल भी नहीं है, और इसमें जो बी ऑप्शन है अपना वो ठीक होगा, अस्थायी झील। ठीक है, जो टीले होते हैं, जो बालुका स्तूप होते हैं, उनके बीच में जो वर्षा का पानी इकट्ठा हो जाता है, जब वर्षा आती है उसका पानी इकट्ठा हो जाता है, तो वर्षा ऋतु में यहाँ कुछ दिनों के लिए
यानी अस्थायी झील बन जाती है, उस झील को वहाँ रन कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान बांगर या अर्ध शुष्क मैदान के अंतर्गत कौन से क्षेत्र आते हैं? ठीक है, शुष्क मैदान के अंतर्गत कौन से क्षेत्र आते हैं? तो ऑप्शन देखना, घग्गर का मैदान, शेखावाटी का आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र, लूनी नदी बेसिन या फिर नागौरी उच्च भूमि या उपरोक्त सभी। ये जो चारों के चारों हैं, घग्गर का मैदान स्टार्ट होता है, देखिए आप राजस्थान के एक बार मैप की ओर ध्यान देना, यहाँ पर घग्गर का मैदान है, हनुमानगढ़ गंगानगर। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होकर हम बात कर रहे हैं राजस्थान बांगर या फिर अर्ध शुष्क मैदान की। ठीक है, अर्ध शुष्क मैदान यानी जो अरावली के जो पास वाला है, यानी पश्चिम वाला हो गया शुष्क रेतीला। ठीक है, यह है कौन? शुष्क रेतीला। और ये अर्ध शुष्क है, इसकी बात हो रही है, तो इसमें यहाँ पर जो है ये वाला जो है ये घग्गर है, घग्गर का मैदान है। ठीक है। नंबर 2 पर है शेखावाटी का आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र। आप जानते होंगे कि शेखावाटी में आंतरिक जल प्रवाह है, यानी नदियाँ जो है वो अंदर, पृथ्वी के अंदर चलती है। तो यहाँ हो गया ये शेखावाटी वाला एरिया। उसके बाद में लूनी नदी बेसिन, यहाँ से लूनी नदी निकलकर ये जो एरिया है वो कुल हो गया लूनी नदी बेसिन। और बीच का जो है ये नागौरी उच्च भूमि। ठीक है, ये नागौरी उच्च भूमि। तो ये जो एरिया है सारा का सारा ये हो गया बांगर कहो या इसको अर्ध शुष्क मैदान कहो। ध्यान रखना, इसी का नाम बांगर है और इसी को अर्ध शुष्क मैदान कहते हैं। ठीक है, तो ये उपरोक्त सभी जो है वो इस क्वेश्चन में ठीक हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन, घग्गर के मैदान के बारे में सत्य कथन बताओ। घग्गर के मैदान की बात हो रही है तो ये मुख्यतया हनुमानगढ़ और गंगानगर जिलों में विस्तृत है। यहाँ प्रवाहित होने वाली घग्गर नदी मृत नदी के नाम से जानी जाती है। यहाँ पर ये जो नाम पड़ा है इस मैदान का घग्गर, ये इस नदी की वजह से ही है। तो ये नदी जो है वहाँ मतलब क्षेत्र विशेष के लोग जो हैं वो मृत नदी से नाम से इसको जानते हैं, क्योंकि ये कभी कभी विलुप्त हो जाती है। और इस नदी का पार्ट जो है, जो प्रवाह क्षेत्र है, इसका अपवाह क्षेत्र है, उसको हनुमानगढ़ में नाली कहा जाता है। ध्यान रखना, हनुमानगढ़ में इसका नाम नाली है। घग्गर नदी पौराणिक काल की जो सरस्वती नदी थी उसकी सहायक नदी है। ठीक है, तो ये उपरोक्त सभी सत्य सारे के सारे घग्गर के मैदान की जो विशेषता है वो बता रहे हैं। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन मैंने बड़ी ही मेहनत से बनाए हैं, तो आप इनको अच्छे से देखना। क्वेश्चन जो भी है वो यहीं से मिल जाएगा आपको घूम फिर कर। आप ध्यान दे के इन चीज़ों को अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, लूनी बेसिन के बारे में बताना है आपको। अभी हमने चर्चा की, जो बांगर क्षेत्र है उसमें एक पार्ट लूनी बेसिन का है, तो उसकी विशेषताएं जानेंगे हम। ऑप्शन 1 है कि लूनी तथा उसकी सहायक नदियों के प्रदेश को गोडवाड़ प्रदेश कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, गोडवाड़ प्रदेश कौन सा है। ठीक है। दूसरा ऑप्शन, जोधपुर, जालौर, पाली जो जिले हैं वो तीनों इसमें शामिल होते हैं, किसमें? गोडवाड़ प्रदेश में। थर्ड, वर्तमान स्थलाकृति या फिर उच्चावच जो है यहाँ का, उसका कारण क्या है? प्रारंभिक जल क्षरण और वायु अपर्दन। काफ़ी इम्पोर्टेंट ऑप्शन है, इसको आपको घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है। उपरोक्त सभी ठीक है, तो डी जो अपना ऑप्शन है वो इसमें ठीक हो जाएगा। ये सब की सब जो है वो लूनी बेसिन की विशेषता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, गोडवाड़ प्रदेश से संबंधित कौन से बांध हैं? ठीक है, गोडवाड़ प्रदेश यानी लूनी बेसिन की चर्चा हो रही है, यहाँ पर कौन कौन से बांध हैं? तो ध्यान देना, पिचियाक बांध, सरदार समंद बांध, जवाई बांध, हेमावास बांध और नया गांव बांध। ध्यान रखना, ये सब के सब क्या हैं? ये सब के सब गोडवाड़ प्रदेश में आते हैं। तो
एफ जो ऑप्शन अपना हो जाएगा वो होगा कि उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इन बांधों के नाम आप अच्छे से देख लेना, ये यहाँ से संबंध रखते हैं। अगला क्वेश्चन, लूनी नदी का पानी बालोतरा के बाद खारा क्यों हो जाता है? ठीक है, तो क्या यहाँ नमक युक्त चट्टान होने के कारण, यहाँ नमक के कण होने के कारण, मरुस्थलीय प्रदेश का अपवाह तंत्र होने के कारण? तो लूनी नदी का पानी इन तीनों ही कारणों से जो बालोतरा है उसके बाद में खारा हो जाता है, उससे पहले ये मीठा रहता है। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन इसमें भी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नागौरी उच्च भूमि क्षेत्र की विशेषता आपको बतानी है। नागौरी उच्च भूमि की बात करें तो यहाँ नमक युक्त झीलें हैं, अंतः प्रवाह जल क्रम है, यहाँ प्राचीन चट्टानें यानी माइकासिस्ट नमकीन चट्टानें हैं, यहाँ पर मिट्टी में लवण है, यहाँ पर कौन सा, सोडियम क्लोराइड की अधिकता है, इसीलिए यहाँ पर केशिकत्व की प्रणाली जो होती है वो अधिकता से होती है। उसमें क्या होता है कि जो नमक होता है वो पृथ्वी के ऊपर ही ऊपर आ जाता है और इसमें फसल वगैरह नहीं बोई जा सकती। तो उपरोक्त सभी के सभी इसके लिए ठीक हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, शेखावाटी प्रदेश की विशेषताएं पूछी है आपको। मैंने क्वेश्चन जो आपको कराए हैं वो आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम में काम में ले सकते हो, यहाँ तक कि RS एग्जाम तक। तो आप ध्यान देना, शेखावाटी प्रदेश की विशेषताओं की बात है कि इस भूभाग में चूरू, सीकर, झुंझुनू और उत्तरी नागौर का थोड़ा सा पार्ट आता है। यहाँ बरखान प्रकार के बालूका स्तूप का बाहुल्य है। ठीक है, बालूका स्तूप है यहाँ, कौन से, बरखान प्रकार के। सभी नदियाँ जो है आंतरिक जल प्रवाह की नदियाँ हैं, ये पृथ्वी तल के अंदर बहती है। यहाँ पर पाए जाने वाले पक्के जो कुएं पाए जाते हैं यहाँ पर अधिकता से, इनको यहाँ या तो जोहड़ कहा जाता है या फिर नाडा कहा जाता है। बालूका स्तूप के बीच में जहाँ वर्षा जल इकट्ठा होता है उसको यहाँ पर सर या फिर सरोवर कहा जाता है। ठीक है, तो उपरोक्त सभी जो हैं ये सब की सब शेखावाटी प्रदेश की विशेषता है। ठीक है, आज के इस लेक्चर में मैंने इतने क्वेश्चन ही लिए हैं। कल अपन इसके आगे का पार्ट कर लेंगे, जैसे कि इसमें अगला जो पार्ट हो जाएगा वो ये मध्यवर्ती अरावली प्रदेश पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।